ये डॉक्टर यासिर मसूद साहब जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, बीजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त पूरी सूरत हाल है, अगर ये डायलॉग कामयाबी से आगे बढ़ते हैं, किसी मंतकी हल की जानिब जाते हैं, तो ज़ाहिर पाकिस्तान की ऑलरेडी तारीफ हो रही है, मजीद तारीफ होगी। आपका सवाल है, और जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान की पजीराई पूरी दुनिया में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मेडिएशन पाकिस्तान ने की थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। पाकिस्तान इमर्ज हुआ है एज ए क्रेडिबल इंटरमीडियरी इस जो बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ क्राइसिस है, जिसमें ईरान भी शामिल है, अमेरिका भी है और इसराइल भी है, जिसके एनर्जी शॉर्टफॉल्स जैसे आपने इंट्रो में कहा वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, ये मामूली फतह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क जिसकी इकोनॉमिक क्राइसिस में वो ऑलरेडी है, उसके अलावा हमारे बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, उसके बावजूद हम उठे हैं और हमने दुनिया की बड़ी ताकतों को आपस में बिठाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। याद रहे कि ये जो पहली इस्लामाबाद टॉक हुई थी, तकरीबन 47 साल के बाद इसका सेहरा पाकिस्तान को जाता है कि दोनों पार्टीज को फेस टू फेस नेगोशिएशन में वो ले आए। और उसके बाद अगर आप देखें कि ट्रूस बिल्कुल जारी है और वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर ही दोनों पार्टीज जो है वो ट्रस्ट कर रही हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो। तो डिप्लोमेटिकली जब एक कंट्री लेवरेज करती है तो उसके डेफिनेटली इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं, वो टाइम टेकिंग होते हैं। मिसाल के तौर पे अब इस वेस्ट एशियन क्राइसिस से या पर्शियन गल्फ रीजन में जो क्राइसिस है, इससे एक चीज तो जाहिर हो गई है, दो बड़ी ताकतें मैं समझता हूँ वो इमर्ज हुई हैं, जिनको हम मिडल पावर्स कहते हैं, एक ईरान और एक पाकिस्तान। अब सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे डिफेंस पैक्ट था जो लास्ट ईयर हमने किया, उसमें मजीद स्ट्रेंथ आई है। अब हमारी जो है वो डिप्लॉयमेंट सऊदीया में चली गई है। अब कतर जो है वो भी इसकी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, ओमान भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। तो पाकिस्तान को एज ए रिप्लेसमेंट अभी देखा जा रहा है। अमेरिका चूंकि इस रीजन से कंप्लीटली आउट हो जाएगा, अमेरिका ना सिर्फ बुरी तरह ये जंग हारा है, बल्कि ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है, और उसकी वजह से ये पूरा रीजन जो है वो माइनस है अमेरिका से। उसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल भी माइनस है। और देखें, अगर हम स्ट्रेटेजिकली इस बात को देखें, अमेरिका तो शायद जल्दी से अपने आप को यहाँ से एग्जिट स्ट्रेटेजी पे जा रहा है, लेकिन ईरान इस जंग के बाद के जो हालात हैं वो उसको भी देख रहा है। जो न्यू रोल है ईरान का, जो न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने जा रहा है, जो न्यू डायमेंशंस बन रही हैं, उसमें ईरान जो है वो अपने आप को एक इमर्जिंग पावर के तहत देख रहा है। तो आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि डिप्लोमेटिक सक्सेस जो है वो रास्ता बनाती है आपकी इकोनॉमिक जो है वो असेंडेंस का, यानी आपकी जो मईशत है उसमें बेहतरी आती है। ये जो सिक्योरिटी पैक्ट्स पाकिस्तान मजीद करेगा, इसमें पाकिस्तान की लेवरेज बढ़ेगी। दूसरी मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से एक एनर्जी चोक पॉइंट है, जिसकी वजह से आपको पता है ईरान ने उस पर कंट्रोल रखा, और कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो अमेरिका के लिए शदीद बढ़ाई, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी। उससे एक बेनिफिट पाकिस्तान को हुआ कि गवादर पोर्ट और आपके जो कराची का पोर्ट है और जो बाकी पोर्ट्स हैं वो बहुत हद तक वाइबल हो गए हैं, और दुनिया की नजरें इस पे आ गई हैं कि ये अल्टरनेटिव रूट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चाइना के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उसका शॉर्टेस्ट रूट बनता है। और इसी तरीके से अब जब से लैंड रूट खुला है ईरान के साथ, तो ये कनेक्ट हो सकते हैं। जो सिस्टर पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट था ना कि गवादर पोर्ट और जो ईरान का पोर्ट है, इनको हम सिस्टर पोर्ट्स का नाम देते थे, तो वो अब सही मानों में कनेक्ट हो सकते हैं। ये रीजनल कनेक्टिविटी जो है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत जबरदस्त किस्म के साइंस हैं। उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक मुल्क के ऊपर इतने कंट्रीज ट्रस्ट करना शुरू करें, उसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती है, उसी मुल्क में जो है वो आपकी जो मईशत है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट
इवेंचुअली और ग्रेजुअली आम सही। लोगों तक तो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने पोर्ट्स एक्टिव होने की बात की, ज़ाहिर है ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा और इसके फ़वाइद हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस जंग का जो ये हमें सबसे पहले लॉस हुआ ऑयल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने की सूरत में, वो शॉक हम तक फौरी पहुंचा है। और ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें पर लीटर पेट्रोल, पर लीटर डीजल जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से एक आम आदमी परेशान है, इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है, एक्सपोर्ट्स हमारी लिमिटेड हो गई हैं, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत इसकी वजह से पिछले महीने अप्रैल में रिकॉर्ड हाई हो गया। तो ये इस प्रेशर को पाकिस्तान कैसे इस वक्त बर्दाश्त करे और ये कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखिए, ये जो मसले हैं ये कोई वो जिसको कहते हैं ना कि शॉक वेव्स नहीं है, मैं इनको नहीं कहूँगा। उसकी वजह ये है कि ये तो पाकिस्तान के ऊपर जब भी किसी मुश्किल वक्त आना था तो पाकिस्तान ने उसके जो असरात हैं वो महसूस करने थे, और ये चाहे पूरी दुनिया ने किए हैं। और पाकिस्तान चूंकि नेक्स्ट डोर नेबर है और हम चूंकि ज्यादा डिपेंडेंट हैं, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स ऑलरेडी नहीं है, एक्सपोर्ट्स जो है वो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एक जो इम्बैलेंस है वो काफी टाइम से है, वो काफी सालों से। प्रॉब्लम ये है कि जो लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस नहीं की है। और जब तक कोई भी गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये मसाइल मजीद बढ़ेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। इन शॉक वेव से हम निकल जाएंगे शायद एक टेम्परेरी हल के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी हमारे ऊपर बोझ आया तो कुछ रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आई, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। जब तक आपकी पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसीलिए होती हैं, उसमें गवर्नेंस की रिफॉर्म्स हैं, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उसमें सोशल रिफॉर्म्स हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी रियासत के ऊपर भी नहीं आएगा और लोगों के ऊपर भी नहीं आएगा। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे, टैक्सेशन का निजाम आप बेहतर बनाए, तो फिर इस तरह की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं जिस तरह चाइना है, बाकी कंट्रीज हैं, वो इन शॉक वेव्स के लिए ऑलरेडी तैयार रहती हैं। एटलीस्ट उनके पास विंडो होती है 2 से 3 से 4 5 से 6 माह जो है वो अडॉप्ट कर सकती हैं, इस शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। चूंकि पाकिस्तान के ये बड़े पुराने मसाइल हैं और जब तक पाकिस्तान इनके ऊपर काम नहीं करेगा तो ये मसाइल हमारे ऊपर आते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हैं हमारी अभी इस रिसेंट टाइम में, ये अपनी जगह पर, लेकिन इसको हम मैक्सिमम कैपिटलाइज इकोनॉमिक गेन की सूरत में उसी वक्त कर सकेंगे जब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मुमकिन हो सकेंगी। लास्ट ईयर सितंबर के फर्स्ट वीक में एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई चाइना में, पाकिस्तान से कोई 250 पौने 300 बिजनेस डेलीगेशन वहाँ गए, कंपनीज के लोग गए, बहुत B2B मीटिंग्स हुई, MOUs हुए। प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया कि कुछ 4 से 5-6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना से पाकिस्तान आएगी। और वो हम देख रहे हैं कि वो अभी तक वो जो MOUs थे वो मैच्योर नहीं हो सके, वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका है। तो ये इस तरह की मुश्किलात फिर हमें रहेंगी जब तक इन रिफॉर्म्स की तरफ हम नहीं जाते। बिल्कुल रहेंगी। वो तो चले डिप्लोमेटिक सक्सेस तो आपकी ठीक है, वो आपकी डिप्लोमेसी काम कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक वाइबिलिटी जो है वो उससे हटके है। और दोनों ऑफ कोर्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए आपने एक वायबल कंडीशंस पहले बनानी होती हैं, एक फर्टाइल ग्राउंड बनानी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप वेलकम करते हैं बाकी कंट्रीज को, उनके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। इनेबलिंग एनवायरनमेंट बड़ा आसान लफ्ज है और बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन वो असल में है क्या? वो ये है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आती है उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं, उनके लिए आप अट्रैक्शन मजीद बढ़ाते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई कर सकें। उसके लिए आप ऐसी वायबल कंडीशंस बनाते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो खुशी से यहाँ आए, इन्वेस्ट करे। पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंजेस लेके आते हैं ताकि उनके लिए जो पॉलिसीज हैं वो आसान रहें। पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग चाइना, जापान, आप किसी भी मुल्क को देख लें, वो लिटरली जो है वो प्लीड कर रहे होते हैं कंट्रीज को कि आए हमारी टूरिज्म में लगाएं, आए हमारी एग्रीकल्चर में पैसे लगाएं, इन्वेस्ट करें। ये इस तरह की वायबल कंडीशंस आपको बनानी पड़ती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमी जुड़ी हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के साथ। जब तक आप वहां से रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने जो वोट बैंक है वो उसको सर्व कर रहे होते हैं, ना कि मुल्क को सर्व करते हैं। सही। तो इसमें एक बहुत बड़ा बैलेंस आता है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे और ये जो गवर्नमेंट्स हैं इनसे इसको अलहदा नहीं करेंगे अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को,
तो तब तक ये मसाइल रहेंगे। जब तक आप आगे नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स का रोड मैप नहीं देते जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का इनपुट मिनिमम हो, बल्कि इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो सबसे टॉप पे हो, और किस तरह पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाना है अगले 10 से 15 साल में, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर मसूद साहब, जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट।